नमस्कार। परमाणु और अणु के इस संपूर्ण रिवीजन एक्सप्लेनेर में आप सभी का स्वागत है। ये सफर बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है, जहां हम प्राचीन विचारों से लेकर आधुनिक विज्ञान के गणितीय सूत्रों तक की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा बस कुछ इस प्रकार है। 1. पदार्थ की विभाज्यता का इतिहास। 2. रासायनिक संयोजन और डाल्टन का सिद्धांत। 3. परमाणु के आकार, प्रतीक और द्रव्यमान पर चर्चा। 4. अणु और आयन की दुनिया। 5. रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान। और अंत में 6. एक छोटा सा ज्ञान परीक्षण और अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला भाग है पदार्थ की विभाज्यता का इतिहास। अब जरा स्क्रीन पर इस कॉलर को देखिए, जिसके हाथ में एक परमाणु है। इसे देखकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में आता है ना? हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो आखिर किस चीज से बना है? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी ईंट, या कह लें सबसे छोटा हिस्सा, आखिर क्या है? और दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल कोई नया नहीं है। बहुत पहले, करीब 500 ईसा पूर्व में हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था कि अगर हम किसी भी पदार्थ को लगातार तोड़ते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे और नहीं तोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ही इसे परमाणु नाम दिया था। फिर पकुधा कात्यायन ने बताया कि ये कण अक्सर एक साथ जुड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी इन्हीं अविभाज्य कणों को एटम्स का नाम दिया। मतलब ये विचार दुनिया भर में फैल रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, रासायनिक संयोजन और डाल्टन का सिद्धांत। प्राचीन विचारों से आगे बढ़कर जब विज्ञान ने प्रयोग करने शुरू किए, तो दो बेहद शानदार नियम सामने आए। पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे बिल्कुल एक तराजू की तरह समझिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रिएक्शन में द्रव्यमान ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म। तराजू हमेशा बराबर ही रहेगा। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अब पानी चाहे बारिश का हो, नदी का हो या घर के नल का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलता। ये बेहतरीन नियम लेवाइजिए और प्राउस्ट ने दुनिया को दिए थे। इसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी से विज्ञान में जैसे क्रांति ही ला दी। उन्होंने साफ कहा कि हर पदार्थ परमाणुओं से बना है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। एक ही तत्व के सारे परमाणु हर तरह से एक जैसे होते हैं, वजन में भी और गुणों में भी। और सबसे बड़ी बात, ये परमाणु हमेशा एक निश्चित पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के अनुपात में ही मिलकर यौगिक बनाते हैं। चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, परमाणुओं का आकार, प्रतीक और द्रव्यमान। हमने इतनी बात कर ली, लेकिन इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं। परमाणु यानी एटम ब्रह्मांड में मौजूद हर एक द्रव्य की सबसे बुनियादी और अविभाज्य इकाई है। आसान शब्दों में कहें तो ये सब कुछ का बिल्डिंग ब्लॉक है। बस यही वो नींव है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। अब जरा इसके आकार की कल्पना करते हैं। एक सेब लीजिए, फिर एक चींटी को देखिए, उससे भी छोटे रेत के कण पर जाइए, फिर पानी की एक बूंद, और अंत में आता है हाइड्रोजन का परमाणु। इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे हम नैनोमीटर में नापते हैं। जरा सोचिए, लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखेंगे, तब जाकर कहीं एक पतले कागज जितनी मोटाई बन पाएगी। है ना विश्वसनीय? अब इतने छोटे कणों को पहचाना कैसे जाए? डाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के लिए चित्रों वाले विशेष प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज हम IUPAC प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका नियम बड़ा आसान है। नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल। हालांकि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे लोहे यानी आयरन के लिए Fe, क्योंकि उसका लैटिन नाम फेरम है, और सोडियम के लिए Na, जो नाट्रियम से आया है। अब इनका द्रव्यमान यानी मास कैसे निकालें? इसके लिए एक तरबूज की कल्पना कीजिए। अगर एक तरबूज के 12 बराबर हिस्से कर दिए जाएं, तो उसका एक हिस्सा हमारा मानक बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह 1961 में कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें हिस्से को मानक मान लिया गया, जिससे U यानी यूनिफाइड मास कहते हैं। ब्रह्मांड के बाकी सभी परमाणुओं का वजन इसी एक हिस्से से तुलना करके मापा जाता है। गणनाओं को आसान बनाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, अणु और आयन की दुनिया। अब सवाल यह है कि क्या परमाणु हमेशा अकेले रहते हैं? जी नहीं। दो या उससे ज्यादा परमाणुओं का समूह अणु या मॉलिक्यूल कहलाता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जैसे आर्गन अकेले रहता है तो वो एक परमाणुक है,
ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है तो द्विपरमाणुक, ओजोन O3 है तो त्रिपरमाणुक और फास्फोरस P4 यानी चतुष्परमाणुक। किसी अणु में मौजूद परमाणुओं की इसी संख्या को उसकी परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। और अगर इन कणों पर कोई चार्ज आ जाए तो क्या होगा? तब ये आयन कहलाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक खुशमिजाज धनायन कैटायन है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऋणायन एनायन है। इसके अलावा अगर परमाणुओं के पूरे समूह पर कोई नेट चार्ज हो तो उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। चलिए 5वें भाग पर आते हैं, रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान। अब थोड़ा गणित लगाते हैं। किसी भी यौगिक का फॉर्मूला लिखना बहुत मजेदार है। इसके लिए क्रिस क्रॉस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसे निंजा की 2 पार की हुई तलवारों की तरह याद रखिए। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है और क्लोरीन की -1 है। बस इन दोनों की वैल्यूज को आड़ा तिरछा यानी क्रिस क्रॉस कर दीजिए और देखिए जादू की तरह हमें तुरंत मिल गया हमारा रासायनिक सूत्र MgCl2। इसे याद रखने के बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला कदम, सबसे पहले तत्वों के प्रतीक लिखिए। दूसरा कदम, उनके ठीक नीचे उनकी संयोजकता लिखिए। और तीसरा कदम, सूत्र पाने के लिए संयोजकताओं को क्रिस क्रॉस कर दीजिए। बस हो गया। आणविक द्रव्यमान निकालना तो और भी आसान है। बस सूत्र में मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को आपस में जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए पानी यानी H2O में हाइड्रोजन के 2 U और ऑक्सीजन के 16 U को जोड़ेंगे तो कुल 18 U प्राप्त होगा। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 U आता है। ये बिल्कुल बुनियादी गणित है जो हमारी केमिस्ट्री को एकदम सटीक बना देता है। अब हम अपने आखिरी भाग पर हैं, ज्ञान परीक्षण और अभ्यास प्रश्न। अब तक हमने जो भी समझा है उसे परखने का समय आ गया है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का स्थिर अनुपात क्या होता है, या फिर इनमें से द्विपरमाणुक अणु कौन सा है? इन सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री की बुनियाद को और भी पक्का करेंगे। यहाँ कुछ थोड़े मुश्किल और गहराई वाले बहुकथन प्रश्न भी हैं। इन्हें पूरे ध्यान से पढ़िएगा। डाल्टन के सिद्धांत और रासायनिक सूत्र से जुड़े इन कथनों का विश्लेषण कीजिए। इन चुनौतीपूर्ण सवालों के सही जवाब हम हमारे अगले एक्सप्लेनर सत्र में साझा करेंगे। तो तब तक अपना अभ्यास जारी रखें। आज हमने पदार्थ की विभाज्यता के इतिहास से लेकर आधुनिक रासायनिक सूत्रों की गणना तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या भविष्य में हम परमाणुओं के भीतर भी कुछ और रहस्यमय कण खोज पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।